वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मैडी इंसा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का हम लोग लास्ट चैप्टर 15 चैप्टर के अंतराल में प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिजिटल संचार की विशेषताएं के बारे में जाने थे। अभी हम लोग जानते हैं उसके और आगे के कंटेंट को। अब जानते हैं शोर के बारे में जानते हैं, जो कि आप लोग शोरगुल जो सुनाई देती है, जो साउंड, ठीक है, जिसके माध्यम से आप लोग बहुत सारे शोर सुनाई देती है, उसके माध्यम से हम लोग इस चीज को जानते हैं। ठीक है, तो शोर के माध्यम से हम लोग इस चीज को जानते हैं संचार तंत्र में ज्ञात व अज्ञात कारणों से होता है। ठीक है, संचार तंत्र में यह ज्ञात व अज्ञात कारणों से होता है। ये किस किस कंटेंट के हिसाब से होगा, ये सारे चीज को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई कि किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होते जाएगा और किस किस के बेसिस पे होते जा रहा है। ये सारे चीज को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई कि किस किस कंटेंट के हिसाब से होते जाएगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा। क्लियर? तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज आएगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा, ये सारे चीज को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा, ये सारे चीज को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई। क्लियर? तो चलिए यहाँ पर ये जो चीज आएगा वो किसके बेसिस पे आएगा, इस चीज को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई। क्लियर? तो चलिए इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो चीज आएगा वो किस किस के बेसिस पे आएगा और किस किस कंटेंट के अनुसार आएगा, ये सारे चीज को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई। क्लियर? तो चलिए इस कंटेंट के अनुसार हमारे पास जो चीज आएगा वो किस किस के बेसिस पे आएगा। संचार तंत्र में ज्ञात अथवा अज्ञात कारणों से, संचार तंत्र में ज्ञात अथवा अज्ञात कारणों से, संचार तंत्र में ज्ञात अथवा अज्ञात कारणों से उपस्थित अवांछनीय सिग्नल को शोर कहते हैं। संचार तंत्र में ज्ञात अथवा अज्ञात कारणों से, संचार तंत्र में ज्ञात अथवा अज्ञात कारणों से उपस्थित अवांछनीय सिग्नल को, अवांछनीय सिग्नल को शोर कहते हैं। अवांछनीय जो कि आप लोगों को अच्छा नहीं रहेगा, अमानवीय कारणों से जो बोलते हैं ना, वही कंटेंट है। ठीक है, तो संचार तंत्र में ज्ञात अथवा अज्ञात कारणों से उपस्थित अवांछनीय सिग्नल को शोर कहते हैं। तो संचार तंत्र में ज्ञात अथवा अज्ञात कारणों से उपस्थित अवांछनीय सिग्नल को शोर कहते हैं। इसकी कोई विशेष आवृत्ति या विशेष ऊर्जा नहीं होती है, इसकी कोई विशेष आवृत्ति या कोई विशेष ऊर्जा नहीं होती है, इसकी कोई विशेष आवृत्ति या कोई विशेष ऊर्जा नहीं होती है, इसकी कोई विशेष आवृत्ति या विशेष ऊर्जा नहीं होती है। ठीक है, तो संचार तंत्र में ज्ञात अथवा अज्ञात कारणों से उपस्थित अवांछनीय सिग्नल को शोर कहते हैं। इसकी कोई विशेष आवृत्ति, इसकी कोई विशेष आवृत्ति या विशेष ऊर्जा नहीं होती है, इसकी कोई विशेष आवृत्ति या विशेष ऊर्जा नहीं होती है। क्लियर? तो शोर को अगर आप लोगों को परिभाषित करना रहेगा कि ये किस तरीके से होता है भाई, तो यहाँ से आप लोग इस चीज को बता सकते हैं कि संचार तंत्र में ज्ञात अथवा अज्ञात कारणों से, संचार तंत्र में ज्ञात अथवा अज्ञात कारणों से उपस्थित अवांछनीय सिग्नल को शोर कहते हैं। संचार तंत्र में ज्ञात अथवा अज्ञात कारणों से उपस्थित अवांछनीय सिग्नल को शोर कहते हैं। इसकी कोई विशेष व्यवस्था या इसकी कोई विशेष आवृत्ति या विशेष ऊर्जा नहीं होती है। क्लियर? तो मेक ए नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज बोलते हैं ना कि शोरगुल मत करो, हल्ला मत करो बोलते हैं ना, तो उसी कारण है ये। ठीक है, तो देखिए संचार तंत्र में ज्ञात, जो ज्ञात चीज है जिसको आप लोग जानते हैं भाई, दो चीज होते हैं अज्ञात, ज्ञात कारणों से होता है या अज्ञात कारणों से होता है। जैसे कि ज्ञात होता है कि भाई अगर आपको पता है कि वहां पर आप लोग शोरगुल होने वाला है, ज्ञात होता है। अज्ञात कारणों से होता है कि बिना कुछ मतलब के वहां पर साउंड हो रहा है। ठीक है, तो इस कारण से इस चीज को बोलते हैं। तो यहां पर बोला जा रहा है कि संचार तंत्र में ज्ञात अथवा अज्ञात कारणों से उपस्थित अवांछनीय सिग्नल को शोर कहते हैं। संचार तंत्र में ज्ञात अथवा अज्ञात कारणों से उपस्थित अवांछनीय सिग्नल को शोर कहते हैं। संचार तंत्र में ज्ञात अथवा, संचार तंत्र में ज्ञात अथवा अज्ञात कारणों से उपस्थित उत्पन्न अवांछनीय सिग्नल को शोर कहते हैं। इसकी कोई विशेष आवृत्ति या विशेष ऊर्जा नहीं होती है। यह संचार तंत्र में मूल सिग्नल को, यह संचार तंत्र में मूल सिग्नल को अव्यवस्थित कर देता है, अव्यवस्थित कर देता है। तो संचार तंत्र में ज्ञात अथवा अज्ञात कारणों से, संचार तंत्र में ज्ञात अथवा अज्ञात कारणों से उपस्थित अवांछनीय सिग्नल को शोर कहते हैं। संचार तंत्र में ज्ञात अथवा अज्ञात कारणों से उपस्थित अवांछनीय सिग्नल को शोर कहते हैं। संचार तंत्र में ज्ञात अथवा अज्ञात कारणों से उपस्थित अवांछनीय सिग्नल को शोर कहते हैं। इसकी कोई विशेष आवृत्ति या विशेष ऊर्जा नहीं होती है, इसकी कोई विशेष आवृत्ति या विशेष ऊर्जा नहीं होती है। यह संचार तंत्र में मूल सिग्नल को अव्यवस्थित कर देता है, यह संचार तंत्र में मूल सिग्नल को क्या कर देता है, अव्यवस्थित कर देता है।
जब सिग्नल की प्रबलता कम होती जाती है भाई, जब सिग्नल की प्रबलता कम होती है, जब सिग्नल की प्रबलता कम होती है, जब सिग्नल की प्रबलता कम होती है तो शोर अधिक प्रभावी हो जाता है, तो शोर अधिक प्रवाही हो जाता है, तो शोर अधिक प्रभावी हो जाता है, मतलब प्रभावशील हो जाता है। ठीक है, कि मतलब साउंड करने लगता है, कान के पर्दे फट जाएंगे, ऐसे टाइप से लगता है। क्लियर? जैसे कि आप लाउड स्पीकर कहीं कहीं सुनते हैं, लाउड स्पीकर के बेस पे, डीजे वगैरह के बेस पे सुनते हैं, जो कि अनवांटेड चीज होती है, अनवैल्यूएबल रहता है। ठीक है, जो कि वॉल्यूम उसका बहुत ज्यादा साउंड के बेस रहता है, तब हमारे कान के माध्यम से हम लोगों को जो चीज होती है क्या किस चीज से रखती है। ठीक है, जैसे कि तो उस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि संचार तंत्र में ज्ञात अथवा अज्ञात कारणों से उपस्थित अवांछनीय सिग्नल को शोर कहते हैं। इसकी कोई विशेष आवृत्ति या विशेष ऊर्जा नहीं होती है, इसकी कोई विशेष आवृत्ति या विशेष ऊर्जा नहीं होती है, इसकी कोई विशेष आवृत्ति या विशेष ऊर्जा नहीं होती है भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज को जान सकते हैं कि ये किस कंटेंट के हिसाब से हो जाएगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा। ये सारे चीज को आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और इस चीज को आप लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई कि ये किस कंटेंट के हिसाब से हो जाएगा और किसके बेसिस पे होते जाएगा। क्लियर? तो संचार तंत्र में ज्ञात अथवा अज्ञात कारणों से उपस्थित अवांछनीय सिग्नल को शोर कहते हैं। इसकी कोई विशेष आवृत्ति या कोई विशेष ऊर्जा नहीं होती है। यह संचार तंत्र में मूल सिग्नल को अव्यवस्थित कर देता है। जब सिग्नल की प्रबलता कम होती है तो शोर अधिक प्रभावी हो जाता है, तो शोर क्या हो जाता है, अधिक प्रभावी हो जाता है। संचार तंत्र में ज्ञात अथवा अज्ञात कारणों से उपस्थित अवांछनीय सिग्नल को शोर कहते हैं। इसकी कोई विशेष आवृत्ति या विशेष ऊर्जा नहीं होती है। यह संचार तंत्र में मूल सिग्नल को व्यवस्थित कर देता है। जब सिग्नल की प्रबलता कम होती है तो शोर अधिक प्रभावी होते जाता है। जब क्या होता है, ये अधिक प्रभावी होते जाता है भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज को जान सकते हैं कि ये किस किस कंटेंट के हिसाब से होते जाएगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि किस कंटेंट के हिसाब से होते जाएगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि ये किस कंटेंट के हिसाब से हो जाएगा और किसके बेसिस पे होते जाएगा। क्लियर? तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज आता है और किस किस कंटेंट के अनुसार आता है, ये सारे चीज को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या चीज आएगा और किस कंटेंट के हिसाब से आएगा, ये सारे चीज को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। संचार तंत्र में ज्ञात अथवा अज्ञात कारणों से, संचार तंत्र में ज्ञात अथवा अज्ञात कारणों से उपस्थित अवांछनीय सिग्नल को शोर कहते हैं। इसकी कोई विशेष आवृत्ति या विशेष ऊर्जा नहीं होती है। यह संचार तंत्र में मूल सिग्नल को अव्यवस्थित कर देता है। जब सिग्नल की प्रबलता कम होती है तो शोर अधिक प्रभावी हो जाता है। दूसरा देखते हैं प्रेषित ट्रांसमीटर को देखते हैं। ठीक है, चौथा नंबर है प्रेषित, जिसको बोलते हैं ट्रांसमीटर, जिसको क्या बोला जाता है, ट्रांसमीटर बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है भाई, ट्रांसमीटर। इसको हम लोग बोलते हैं मीटर, जिसको बोलते हैं प्रेषित्र या प्रेषित बोला जाता है। ठीक है, प्रेषित्र निवेशी संदेश सिग्नल को संसाधित करके चैनल से होकर प्रेषण तथा इसके पश्चात अभिग्रहण के लिए उपयुक्त बनाता है। अभिग्रहण के लिए क्या बनाता है, उपयुक्त बनाता है। तो प्रेषित्र निवेशी प्रवेशी संदेश सिग्नल को संसाधित करके चैनल से होकर प्रेषण तथा इसके पश्चात अभिग्रहण के लिए क्या बनाता है, उपयुक्त बनाता है। तो प्रेषित्र निवेशी अर्थात संदेश सिग्नल को संसाधित करके चैनल से होकर प्रेषण तथा इसके पश्चात अभिग्रहण के लिए क्या बनाता है, उपयुक्त बनाता है। अभिग्रहण के लिए क्या बनाता है, उपयुक्त बनाता है। तो संचार तंत्र में जिस तरीके से हम लोग इस चीज को देखें कि संचार तंत्र में ज्ञात अथवा अज्ञात कारणों से उपस्थित अवांछनीय सिग्नल को शोर कहते हैं। इसकी कोई विशेष व्यवस्था या इसके कोई विशेष आवृत्ति या विशेष ऊर्जा नहीं होती है। यह संचार तंत्र में मूल सिग्नल को अव्यवस्थित कर देता है। जब सिग्नल की प्रबलता कम होती है तो शोर अधिक प्रभावी हो जाता है। प्रेषित के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। प्रेषित निवेशी प्रवेशी संदेश सिग्नल को संसाधित करके चैनल से होकर के प्रेषण करती है तथा इसके पश्चात इसको क्या करती है, अभिग्रहण के लिए उपयुक्त जगह बना देती है या अभिग्रहण के लिए उपयुक्त बना देती है। उसको अभिग्रहण करने के लिए उपयुक्त चीज बना, कोई अनुपयुक्त होता है उसको उपयुक्त बनाया जाता है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर जो प्रेषित होता है वो आप लोग संदेश सिग्नल को संसाधित करता है, उसको संसाधित के रूप में कर देता है। ठीक है, शोर के बेस पे आप लोग पूछेगा तो क्या बोलोगे कि संचार तंत्र में ज्ञात अथवा अज्ञात कारणों से, संचार तंत्र में ज्ञात अथवा अज्ञात कारणों से, संचार तंत्र में ज्ञात अथवा अज्ञात कारणों के बेस पे आप लोग इस चीज को देख सकते हैं।
तो चलिए, जैसे कि हम लोग देख रहे थे प्रेषित्र के बेस पे कि प्रेषित्र निवेशी संदेश सिग्नल को संसाधित करके चैनल से होकर प्रेषण तथा इसके पश्चात के अभिग्रहणों के लिए क्या करता है, उपयुक्त बनाता है। तो संचार तंत्र में ज्ञात अथवा अज्ञात कारणों से उपस्थित अवांछनीय सिग्नल को शोर कहते हैं। इसकी कोई विशेष आवृत्ति या विशेष ऊर्जा नहीं होती। यह संचार तंत्र में मूल सिग्नल को अव्यवस्थित कर देता है। जब सिग्नल की प्रबलता कम होती है तो शोर अधिक प्रभावी हो जाता है। प्रेषित्र के बेस पे देखते हैं, ट्रांसमीटर के बेस पे प्रेषित्र निवेशी संदेश सिग्नल को संसाधित करके चैनल से होकर के प्रेषण तथा इसके पश्चात अभिग्रहणों के लिए क्या करता है, इस चीज को उपयुक्त बनाता है भाई। तो इस उपयुक्त के कारण हमारे पास जो भी कंटेंट आएगा वो इस कंटेंट के बेसिस पे किस किस कंटेंट के अनुसार से आएगा, ये सारे चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो संचार तंत्र में ज्ञात अथवा अज्ञात कारणों से उपस्थित अवांछनीय सिग्नल को शोर कहते हैं। इसकी कोई विशेष आवृत्ति या विशेष ऊर्जा नहीं होती है। इसकी कोई विशेष आवृत्ति या विशेष ऊर्जा नहीं होती है। इस चीज को आप लोग हमेशा यहाँ से देखते रहिएगा, ठीक है। तो इस कंटेंट के बेसिस पे भी हमारे पास जो चीज आएगा वो किस किस कंटेंट के अनुसार होगा और वो किस किस के बेसिस होते जाएगा, ये सारे चीज को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि ये किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होगा और किस कंटेंट के बेसिस पे हो जाएगा। इस चीज को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या चीज आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा, ये सारे चीज को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। संचार तंत्र में ज्ञात अथवा अज्ञात कारणों से उपस्थित अवांछनीय सिग्नल को शोर कहते हैं। इसकी कोई विशेष आवृत्ति या विशेष ऊर्जा नहीं होती है। यह संचार तंत्र में मूल सिग्नल को अव्यवस्थित कर देता है। जब सिग्नल की प्रबलता कम होती है तो शोर अधिक प्रभावी हो जाता है। प्रेषित्र के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। प्रेषित्र निवेशी संदेश सिग्नल को संसाधित करके चैनल से होकर के प्रेषण तथा इसके पश्चात अभिग्रहण के लिए इसको क्या बनाता है भाई, उपयुक्त बनाता है। इसको क्या बनाता है, उपयुक्त बनाता है भाई, ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज को जान सकते हैं भाई कि इस कंटेंट के अनुसार से आपके पास क्या कंटेंट के हिसाब से आएगा और ये किस कंटेंट के हिसाब से आपके पास क्या क्या चीज आएगा, ठीक है। तो इस कंटेंट के मुताबिक आप लोगों के पास जो भी चीज रहेगा वो कंटेंट के अकॉर्डिंग में किस किस के बेसिस पे रहेगा और किसके अनुसार रहेगा, ये सारे चीज को आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो संचार तंत्र में ज्ञात अथवा अज्ञात कारणों से उपस्थित अवांछनीय सिग्नल को शोर कहते हैं। इसके कोई विशेष आवृत्ति या विशेष ऊर्जा नहीं होती है। यह संचार तंत्र में मूल सिग्नल को अव्यवस्थित कर देता है। जब सिग्नल की प्रबलता कम होती है तो शोर अधिक प्रभावी हो जाता है। प्रेषित्र निवेशी या प्रवेशी संदेशी सिग्नल को संसाधित करके चैनल से होकर के प्रेषण तथा इसके पश्चात अभिग्रहण के लिए उपयुक्त बनाता है। ये आप लोगों के लिए क्या बनाता है, उपयुक्त बनाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद रिसीवर अभिग्राही को देखते हैं। जो जनरल वे पे आप लोग रिसीवर यूज करते हैं डीटीएच के माध्यम से, डिश टीवी के माध्यम से, वही रिसीवर है ना ये, ठीक है। तो ये जो रिसीवर होता है वो किस कंटेंट के हिसाब से होता है, इस चीज को देखते हैं, जिसको हम लोग अभिग्राही बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिग्राही, ठीक है। कोई अभिग्राही चैनल के निर्गत पर प्राप्त सिग्नल से वांछित संदेश सिग्नलों को प्राप्त करता है, ठीक है। कई कंटेंट ये होता है कि जो सिग्नल आता है, देखना कई बार सिग्नल कट जाती है तो हमारे पास जो टीवी स्क्रीन होती है, जो हमारे पास एलईडी की बेस होती है या टीवी टेलीविजन के माध्यम से होती है, वहां पर हमको उचित मात्रा पे जो चलचित्र है वो दिखाई नहीं देते। फिर उचित सिग्नल मिलने पर ऑटोमेटिक वह क्या हो जाती है, जब उचित सिग्नल नहीं मिलने पर हम लोग उस सिग्नल को सेट करते हैं तो वहां से हम लोगों को चलचित्र अच्छे तरीके से दिखाई देती है, ठीक है, जिसकी वहां पर वीडियोलॉजी जो होती है वो क्लियर। तो यहाँ पर उसी चीज को बोला जा रहा है कि रिसीवर का काम क्या होता है, इस चीज को बोला जा रहा है अभिग्राही, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिग्राही, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिग्राही। कोई अभिग्राही चैनल के निर्गत पर प्राप्त सिग्नल से वांछित संदेश सिग्नल को प्राप्त करता है। कोई अभिग्राही चैनल के, देखिए, कोई अभिग्राही चैनल के निर्गत पर प्राप्त सिग्नल को वांछित संदेश सिग्नलों को क्या करता है, प्राप्त करता है। कोई अभिग्राही चैनल के निर्गत पर प्राप्त सिग्नल से वांछित संदेश सिग्नलों को प्राप्त करता है। कोई अभिग्राही चैनल, कोई अभिग्राही चैनल, देखिए यहां से, कोई अभिग्राही चैनल के निर्गत पर प्राप्त सिग्नल के निर्गत पर प्राप्त सिग्नल से वांछित संदेश सिग्नलों को प्राप्त करता है। वांछित संदेश सिग्नलों को क्या करता है, प्राप्त करता है। कोई अभिग्राही चैनल के निर्गत पर प्राप्त सिग्नलों से वांछित संदेश सिग्नलों को प्राप्त करता है। कोई अभिग्राही चैनल के निर्गत पर प्राप्त सिग्नल से वांछित संदेश सिग्नलों को क्या करता है, प्राप्त करता है। तो यहां से हम लोग इस चीज को देख सकते हैं कि कोई अभिग्राही चैनल के निर्गत पर प्राप्त सिग्नल से वांछित संदेश सिग्नलों को क्या करता है, प्राप्त करता है। और यहाँ पर क्षीणता के बेस पे हम लोग देखते हैं, अगला कंटेंट जो होता है हमारे पास क्षीणता के बेस पे होता है, जो कि अटेंशन के बेस पे होता है हमारे पास। इस चीज को देखते हैं भाई, एम्पलीफिकेशन के बेस होता है, एम्पलीफायर जो आप लोग जानते हैं ना, उसी कंटेंट के अनुसार से आप लोगों का प्रवर्धन बना है। क्षीणता के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं।
संचार के समय या प्रेषित सिग्नल, संचार के समय या प्रेषित सिग्नल, संचार के समय या प्रेषित सिग्नल की प्रबलता में कमी को क्षीणता कहते हैं। प्रबलता की कमी को क्षीणता कहते हैं। संचार के समय प्रेषित, संचार के समय प्रेषित, देखिए संचार के समय प्रेषित सिग्नल की प्रबलता में कमी को क्षीणता कहते हैं। कमी को क्या कहते हैं? क्षीणता कहते हैं। तो संचार के समय प्रेषित सिग्नल की प्रबलता में कमी को क्या कहते हैं? क्षीणता कहते हैं। तो ये आप लोग के क्षीणता के कंटेंट के अनुसार आएगा भाई कि ये किस कंटेंट के हिसाब से आएगा। इस चीज को आप लोग भी यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि किस किस के बेसिस पे आएगा और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा भाई। तो इस चीज को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि किस कंटेंट के हिसाब से आएगा और किसके बेसिस पे आएगा। क्लियर? तो कोई अभिग्राही चैनल के निर्गत पर प्राप्त सिग्नल से वांछित संदेश सिग्नलों को प्राप्त करता है। कोई अभिग्राही चैनल के निर्गत पर प्राप्त सिग्नल से वांछित संदेश सिग्नलों को प्राप्त करता है। कोई अभिग्राही चैनल के निर्गत पर प्राप्त सिग्नल से वांछित संदेश सिग्नलों को प्राप्त करता है। कोई अभिग्राही चैनल के निर्गत पर प्राप्त सिग्नल से वांछित संदेश सिग्नलों को प्राप्त करता है। तो कोई अभिग्राही चैनल के निर्गत पर प्राप्त सिग्नल से वांछित संदेश सिग्नलों को प्राप्त करता है। क्षीणता के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। संचार के समय प्रेषित सिग्नल की प्रबलता, संचार के समय प्रेषित सिग्नल की प्रबलता में कमी को क्षीणता कहते हैं। संचार के समय प्रेषित सिग्नल की प्रबलता में कमी को क्षीणता कहते हैं। संचार के समय प्रेषित सिग्नल की प्रबलता में कमी को क्षीणता कहते हैं। संचार के समय प्रेषित सिग्नल की प्रबलता में कमी को क्षीणता कहते हैं। तो कोई अभिग्राही चैनल के निर्गत पर प्राप्त सिग्नल से वांछित संदेश सिग्नलों को प्राप्त करता है। कोई अभिग्राही चैनल के निर्गत पर प्राप्त सिग्नल को वांछित संदेश सिग्नलों को प्राप्त करता है। क्लियर? तो कोई अभिग्राही चैनल के निर्गत पर प्राप्त सिग्नल को वांछित संदेश सिग्नलों को क्या करता है? प्राप्त करता है। तो कोई अभिग्राही चैनल के निर्गत पर प्राप्त सिग्नल से वांछित संदेश सिग्नलों को प्राप्त करता है। संचार के समय प्रेषित सिग्नल की प्रबलता में, संचार के समय प्रेषित सिग्नलों की प्रबलता में, संचार के समय प्रेषित सिग्नल की प्रबलता में कमी को क्षीणता कहते हैं। कोई अभिग्राही चैनल के निर्गत पर प्राप्त सिग्नल से वांछित संदेश सिग्नलों को प्राप्त करता है। संचार के समय प्रेषित सिग्नल की प्रबलता में कमी को क्षीणता कहते हैं। अब जानते हैं भाई प्रवर्धन के बारे में। प्रवर्धन क्या होता है, इस चीज के बारे में हम लोग यहां से जानते हैं भाई। प्रवर्धन के बारे में जानते हैं कि प्रवर्धन किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होता है, किस किस के बेसिस पे होता है। इस चीज को हम लोग यहां से इस कंटेंट के हिसाब से जानते हैं। वर्धक की सहायता से अभिग्राही पर, वर्धक की सहायता से अभिग्राही पर प्राप्त सिग्नल के आयाम व तीव्रता में वृद्धि की जाती है। क्लियर? वर्धक की सहायता से, देखिए वर्धक की सहायता से अभिग्राही पर प्राप्त सिग्नल के आयाम व तीव्रता में वृद्धि की जाती है, जिससे संचार के समय क्षीण हुए सिग्नल की क्षतिपूर्ति हो जाती है। क्षीण हुए सिग्नल की क्षतिपूर्ति हो जाती है तथा सिग्नल अपेक्षित हो जाती है। तथा सिग्नल क्या हो जाती है? अपेक्षित होकर के क्या हो जाती है? प्रबलता प्राप्त कर लेती है। ठीक है? तो वर्धक की सहायता से अभिग्राही पर, वर्धक की सहायता से अभिग्राही पर, क्लियर? किसकी सहायता से भाई? वर्धक की सहायता से अभिग्राही, अभिग्राही को क्या बोलते हैं? रिसीवर, रिसीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिसीवर बोलते हैं। तो वर्धक की सहायता से अभिग्राही पर प्राप्त सिग्नल के आयाम व तीव्रता में वृद्धि की जाती है, जिससे संचार के समय क्षीण हुए सिग्नल की क्षतिपूर्ति हो जाती है तथा सिग्नल अपेक्षित प्रबलता प्राप्त कर लेती है। अपेक्षित क्या प्राप्त कर लेती है? प्रबलता प्राप्त कर लेती है भाई। ठीक है? तो कोई अभिग्राही चैनल के निर्गत पर, कोई अभिग्राही चैनल के निर्गत पर प्राप्त सिग्नल से वांछित सिग्नल संदेश सिग्नलों को प्राप्त करता है। तो संचार के समय प्रेषित सिग्नल की प्रबलता, संचार के समय प्रेषित सिग्नल की प्रबलता में कमी को क्षीणता कहते हैं। संचार के समय प्रेषित सिग्नल की प्रबलता में कमी को क्या कहते हैं? क्षीणता कहते हैं। तो इस क्षीणता के माध्यम से जब हम लोग इस चीज को देखते हैं तो इस कंटेंट के माध्यम से हमारे पास क्या क्या चीज आता है, ये सारे चीज को देखते हैं भाई। ठीक है? तो अभिग्राही से हम लोग इस चीज को देखते हैं, कोई अभिग्राही चैनल के निर्गत और प्राप्त सिग्नल से वांछित सिग्नलों को प्राप्त कर सकता है। संचार के समय प्रेषित सिग्नल, संचार के समय प्रेषित सिग्नल की प्रबलता में कमी को क्षीणता कहते हैं। वर्धक की सहायता से
वर्धक की सहायता से अभिग्राही पर प्राप्त सिग्नल, वर्धक की सहायता से अभिग्राही पर प्राप्त सिग्नल के आयाम व तीव्रता, प्राप्त सिग्नल के आयाम व तीव्रता में वृद्धि की जाती है। तीव्रता में क्या की जाती है? वृद्धि की जाती है, जिससे संचार के समय क्षीण हुए सिग्नल की क्षतिपूर्ति हो जाती है तथा सिग्नल क्या हो जाती है? अपेक्षित प्रबलता प्राप्त कर लेती है। सिग्नल क्या कर लेती है? अपेक्षित प्रबलता प्राप्त कर लेती है। तो कोई अभिग्राही चैनल के निर्गत पर प्राप्त सिग्नल से वांछित संदेश सिग्नल को प्राप्त करता है, वह अभिग्राही कहलाता है। वह क्या कहलाता है? अभिग्राही कहलाता है। कोई अभिग्राही चैनल के निर्गत पर प्राप्त सिग्नल से वांछित संदेश सिग्नलों को प्राप्त करता है, वह अभिग्राही कहलाता है। संचार के समय प्रेषित सिग्नल की प्रबलता में कमी को क्षीणता कहते हैं। संचार के समय प्रेषित सिग्नल की प्रबलता में कमी को क्षीणता कहते हैं। वर्धक की सहायता से अभिग्राही पर प्राप्त सिग्नल के आयाम व तीव्रता में वृद्धि की जाती है, जिससे संचार के समय क्षीण हुए सिग्नल की क्षतिपूर्ति हो जाती है तथा सिग्नल अपेक्षित प्रबलता प्राप्त कर लेता है। वर्धक की सहायता से अभिग्राही पर प्राप्त सिग्नल के आयाम व तीव्रता में वृद्धि की जाती है, जिससे संचार के समय क्षीण हुए सिग्नल की क्षतिपूर्ति हो जाती है तथा सिग्नल अपेक्षित प्रबलता प्राप्त कर लेती है। वर्धक की सहायता से अभिग्राही पर प्राप्त सिग्नल के आयाम व तीव्रता में वृद्धि की जाती है, जिससे संचार के समय क्षीण हुए सिग्नल की क्षतिपूर्ति हो जाती है तथा सिग्नल अपेक्षित प्रबलता प्राप्त कर लेता है। तो कोई अभिग्राही चैनल के निर्गत पर प्राप्त सिग्नल से वांछित संदेश सिग्नलों को प्राप्त करता है। संचार के समय प्रेषित सिग्नल की प्रबलता में कमी को क्षीणता कहते हैं। वर्धक की सहायता से अभिग्राही पर प्राप्त सिग्नल के आयाम व तीव्रता में वृद्धि की जाती है, जिससे संचार के समय क्षीण हुए सिग्नल की क्षतिपूर्ति हो जाती है तथा सिग्नल अपेक्षित प्रबलता प्राप्त कर लेता है। क्लियर? तो कोई अभिग्राही चैनल के निर्गत पर प्राप्त सिग्नल से वांछित संदेश सिग्नलों को प्राप्त करता है। संचार के समय प्रेषित सिग्नल की प्रबलता में कमी को क्षीणता कहते हैं। वर्धक की सहायता से अभिग्राही पर प्राप्त सिग्नल के आयाम व तीव्रता में वृद्धि की जाती है, जिससे संचार के समय क्षीण हुए सिग्नल की क्षतिपूर्ति हो जाती है तथा सिग्नल अपेक्षित प्रबलता को क्या कर लेता है? प्राप्त कर लेता है भाई। ठीक है, तो अपेक्षित प्रबलता को ये क्या कर लेता है? प्राप्त कर लेता है। अब रेंज, रेंज जानते हैं भाई, परास जिसको बोला जाता है, परास जिसको परास बोला जाता है। रेंज कितने रेंज के बोलते हैं ना? परास। इसकी अधिकतम सीमा क्या होती है? ये सारी चीज के बारे में हम लोग यहाँ से जानेंगे भाई। ठीक है, तो रेंज के बारे में हम लोग जानते हैं। स्रोत तथा लक्ष्य के बीच की वह अधिकतम दूरी है, स्रोत तथा लक्ष्य के बीच की वह अधिकतम दूरी है जहां तक सिग्नल को उसकी पर्याप्त प्रबलता से प्राप्त किया जाता है। परास, परास देखिए, परास स्रोत तथा लक्ष्य के बीच की वह अधिकतम दूरी है। परास स्रोत तथा लक्ष्य के बीच की वह अधिकतम दूरी है, जिसमें स्रोत तथा लक्ष्य के बीच की वह अधिकतम दूरी है जहां तक सिग्नल को उसकी पर्याप्त प्रबलता से क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। प्राप्त प्रबलता से क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। तो परास के माध्यम से जब हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई, स्रोत तथा लक्ष्य के बीच की वह अधिकतम दूरी है। स्रोत तथा लक्ष्य के बीच की वह अधिकतम दूरी है। स्रोत तथा लक्ष्य की, देखिए यहां से, स्रोत तथा लक्ष्य के बीच की वह अधिकतम दूरी है जहां तक सिग्नल को उसके पर्याप्त प्रबलता से क्या की जाती है? प्राप्त की जाती है। उसके बाद हम लोग बैंड विड्थ देखते हैं भाई। बैंड चौड़ाई क्या होती है? बैंड चौड़ाई क्या होती है? इस चीज को हम लोग यहां से देखते हैं। परास को तो देख लिया, अब हम लोग देखते हैं बैंड चौड़ाई। बैंड चौड़ाई क्या होती है? इस चीज को हम लोग यहां से देखते हैं भाई कि बैंड चौड़ाई क्या होती है। क्लियर? तो बैंड चौड़ाई वह आवृत्ति परास होता है। 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 बैंड चौड़ाई वह आवृत्ति परास होता है जिस पर किसी उपकरण को प्रचालित करते हैं। जिस पर किसी उपकरण को क्या करते हैं? प्रचालित करते हैं। जिस पर किसी उपकरण को प्रचालित करते हैं। जिस पर किसी उपकरण को प्रचालित करते हैं। बैंड चौड़ाई वह आवृत्ति परास होता है जिस पर किसी उपकरण को प्रचालित करते हैं अथवा स्पेक्ट्रम के उस भाग से होता है। स्पेक्ट्रम के उस भाग से होता है जिसमें सिग्नल की सभी आवृत्तियां विद्यमान होती है। जिसमें सिग्नल की सभी आवृत्तियां क्या होती है? विद्यमान होती है। ठीक है, तो बैंड चौड़ाई वह आवृत्ति होती है भाई। बैंड चौड़ाई वह आवृत्ति होती है। बैंड चौड़ाई वह आवृत्ति परास होता है जिस पर किसी उपकरण को प्रचालित करते हैं अथवा स्पेक्ट्रम के उस भाग से होता है जिसमें सिग्नल की सभी आवृत्तियां क्या होती है? विद्यमान होती है भाई। इसमें आप लोगों की सभी आवृत्तियां क्या होती है? विद्यमान होती है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज को जान सकते हैं भाई कि किस कंटेंट के बेसिस हो जाएगा, ये किस किस कंटेंट के हिसाब से होते जाएगा। इस चीज को भी आप लोग यहां से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर?
तो बैंड चौड़ाई वह आवृत्ति परास होता है जिस पर किसी उपकरण के, ठीक है, बैंड चौड़ाई वह आवृत्ति परास होता है जिस पर किसी उपकरण को प्रचालित करते हैं अथवा स्पेक्ट्रम के उस भाग से होता है जिसमें सिग्नल की सभी आवृत्तियां क्या होती है, विद्यमान होती है। स्रोत तथा लक्ष्य के बीच की वह अधिकतम दूरी होती है। परास स्रोत तथा लक्ष्य के बीच की वह अधिकतम दूरी है जहां तक सिग्नल को उसकी पर्याप्त प्रबलता से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। उसकी प्राप्त प्रबलता से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो स्रोत तथा लक्ष्य के बीच की वह अधिकतम दूरी है जहां तक सिग्नल को उसकी पर्याप्त प्रबलता से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो स्रोत तथा लक्ष्य के बीच की वह अधिकतम दूरी है जहां तक सिग्नल को क्या किया जाता है भाई, जहां तक सिग्नल को उसके पर्याप्त प्रबलता से प्राप्त किया जाता है। तो स्रोत तथा लक्ष्य के बीच की वह अधिकतम दूरी होती है जहां तक सिग्नल को उसके पर्याप्त प्रबलता से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से आप लोग इस चीज को जान सकते हैं भाई, बैंड चौड़ाई वह आवृत्ति परास होती है। बैंड चौड़ाई वह आवृत्ति परास होती है। बैंड चौड़ाई वह आवृत्ति परास होती है जिस पर किसी उपकरण को प्रचालित करते हैं अथवा स्पेक्ट्रम के उस भाग से होता है जिसमें सिग्नल की सभी आवृत्तियां क्या होती हैं, विद्यमान होती है। सभी आवृत्तियां आपस में क्या होती है, विद्यमान होती है। तो बैंड चौड़ाई वह आवृत्ति परास होता है जिस पर किसी उपकरण को प्रचालित करते हैं अथवा स्पेक्ट्रम के उस भाग से होता है जिसमें सिग्नल की सभी आवृत्तियां विद्यमान होती है। बैंड चौड़ाई वह आवृत्ति परास होता है जिस पर किसी उपकरण को प्रचालित करते हैं अथवा स्पेक्ट्रम के उस भाग से होता है जिसमें सिग्नल की सभी आवृत्तियां विद्यमान होती है। तो यहां से हम लोग इस चीज को देखते हैं, परास स्रोत तथा लक्ष्य के बीच की वह अधिकतम दूरी है जहां तक सिग्नल को उसके पर्याप्त प्रबलता से प्राप्त किया जाता है। बैंड चौड़ाई वह आवृत्ति परास होता है जिस पर किसी उपकरण को प्रचालित करते हैं अथवा स्पेक्ट्रम के उस भाग से होता है जिसमें सिग्नल की सभी आवृत्तियां विद्यमान होती है। बैंड चौड़ाई वह आवृत्ति परास होती है जिस पर किसी उपकरण को प्रचालित करते हैं अथवा स्पेक्ट्रम के उस भाग से होता है जिसमें सिग्नल की सभी आवृत्तियां विद्यमान होती है। बैंड चौड़ाई वह आवृत्ति परास होता है जिस पर किसी उपकरण को प्रचालित करते हैं अथवा स्पेक्ट्रम के उस भाग से होता है जिसमें सिग्नल की सभी आवृत्तियां क्या होती है, विद्यमान होती है। अब देखते हैं मॉड्यूलेशन। अब देखते हैं भाई मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या होता है, इस चीज को हम लोग यहां से देखते हैं। मॉड्यूलेशन क्या होता है, इस चीज को हम लोग यहां से देखते हैं भाई कि मॉड्यूलेशन के बेस पे हमारे पास कौन कौन से कंटेंट होता है, किस किस के बेसिस होता है, इस चीज को हम लोग यहां से देखते हैं भाई। तो चलिए मॉड्यूलेशन के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। मॉड्यूलेशन को देखते हैं हम लोग यहां पर परास के बेस पे देख लिया कि स्रोत तथा लक्ष्य के बीच की वह अधिकतम दूरी है जहां तक सिग्नल को उसके पर्याप्त प्रबलता से प्राप्त किया जाता है। स्रोत तथा लक्ष्य के बीच की वह अधिकतम दूरी है जहां तक सिग्नल को उसके पर्याप्त प्रबलता से प्राप्त किया जाता है। स्रोत तथा लक्ष्य के बीच की वह अधिकतम दूरी है जहां तक सिग्नल को उसके पर्याप्त प्रबलता से प्राप्त किया जाता है। बैंड चौड़ाई वह आवृत्ति परास होता है जिस पर किसी उपकरण को प्रचालित करते हैं अथवा स्पेक्ट्रम के उस भाग से होता है जिसमें सिग्नल की सभी आवृत्तियां विद्यमान होती है। स्रोत तथा लक्ष्य के बीच की वह अधिकतम दूरी है जहां तक सिग्नल को उसके पर्याप्त प्रबलता से प्राप्त किया जाता है। बैंड चौड़ाई वह आवृत्ति परास होता है जिस पर किसी उपकरण को प्रचालित करते हैं अथवा स्पेक्ट्रम के उस भाग से होता है जिसमें सिग्नल की सभी आवृत्तियां विद्यमान होती है। स्रोत तथा लक्ष्य के बीच की वह अधिकतम दूरी होती है परास जहां तक सिग्नल को उसकी पर्याप्त प्रबलता से प्राप्त किया जाता है। बैंड चौड़ाई वह आवृत्ति परास होता है जिस पर किसी उपकरण को प्रचालित करते हैं अथवा स्पेक्ट्रम के उस भाग से होता है जिसमें सिग्नल की सभी आवृत्तियां विद्यमान होती है। ठीक है। अब देखते हैं मॉड्यूलेशन। अब हम लोग यहां से देखते हैं मॉड्यूलेशन क्या होता है भाई, जिसको मॉड्यूलन बोलते हैं। मॉड्यूलेशन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलन बोलते हैं भाई। ठीक है। तो इस कंटेंट को हम लोग यहां से देखते हैं। निम्न आवृत्ति के मूल के बेस हम लोग इस चीज को देखते हैं। निम्न आवृत्ति के मूल के बेस हम लोग इस चीज को देखते हैं। निम्न आवृत्ति के मूल सिग्नलों, संदेशों या सूचनाओं से अधिक दूरियों तक प्रेषित नहीं किया जा सकता। निम्न आवृत्ति के मूल सिग्नलों, संदेश, सूचनाओं से अधिक दूरियों तक प्रेषित नहीं किया जा सकता। निम्न आवृत्ति के मूल सिग्नलों, संदेशों या सूचनाओं से अधिक दूरियों तक प्रेषित नहीं किया जा सकता है। तो निम्न आवृत्ति के मूल सिग्नलों, संदेशों या सूचनाओं से अधिक दूरियों तक प्रेषित नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रेषित पर निम्न आवृत्ति के सिग्नलों की सूचनाओं को किसी उच्च आवृत्ति के तरंग पर क्या किया जाता है, अध्यारोपित किया जाता है। तरंग पर क्या किया जाता है भाई, तो अध्यारोपित किया जाता है। क्लियर। तो मॉड्यूलन के बेस पे जब हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई कि इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज आता है, तो
निम्न आवृत्ति के मूल सिग्नलों संदेशों या सूचनाओं से अधिक दूरियों तक प्रेषित नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रेषित्र पर निम्न आवृत्ति के सिग्नलों की सूचनाओं को किसी उच्च आवृत्ति की तरंग पर क्या किया जाता है, अध्यारोपित किया जाता है। क्या किया जाता है, अध्यारोपित किया जाता है। तो निम्न आवृत्ति के मूल सिग्नलों के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई। तो इस कंटेंट के अनुसार से हमारे पास क्या चीज आता है, इस चीज को देखते हैं। निम्न आवृत्ति के मूल सिग्नलों को, निम्न आवृत्ति के मूल सिग्नलों संदेशों या सूचनाओं से अधिक दूरियों तक प्रेषित नहीं किया जा सकता है, अधिक दूरियों तक प्रेषित नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रेषित्र पर निम्न आवृत्ति के सिग्नलों की सूचनाओं को किसी उच्च आवृत्ति के तरंग पर क्या किया जाता है, अध्यारोपित कराया जाता है। तरंग पर क्या कराया जाता है, तो तरंग पर यहां पर क्या कराया जाता है भाई, अध्यारोपित कराया जाता है। तो ये अध्यारोपित के अंतर्गत आपके पास ये चीज आ जाएगा भाई। तो निम्न आवृत्ति के मूल सिग्नलों को, निम्न आवृत्ति के मूल सिग्नलों संदेशों या सूचनाओं से अधिक दूरियों तक प्रेषित नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रेषित्र पर निम्न आवृत्ति के सिग्नलों की सूचनाओं को किसी उच्च आवृत्ति की तरंग पर अध्यारोपित किया जा सकता है। ठीक है, जिसे वाहक तरंग कहते हैं। यहां पर पूछा जाता है कि वाहक तरंग किसे कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वाहक तरंग कहते हैं। जो सूचना वाहक का कार्य करता है, जो सूचना वाहक का कार्य करता है, जो सूचना वाहक का कार्य करती है, जो सूचना किसकी कार्य करती है, वाहक का कार्य करती है भाई। क्योंकि अगर वाहक तरंग के बेस पे आप लोगों को पूछा जाएगा कि वाहक तरंग किसे कहते हैं, वाहक तरंग को समझाइए, वाहक तरंग को टिप्पणी के रूप में लिखिए, वाहक तरंग किस रूप में होता है, ये सारे कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को जान सकते हैं भाई। तो निम्न आवृत्ति के मूल सिग्नलों, निम्न आवृत्ति के मूल सिग्नलों संदेश सूचनाओं से अधिक दूरियों तक प्रेषित नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रेषित पर निम्न आवृत्ति के सिग्नलों की सूचनाओं को किसी उच्च आवृत्ति की तरंग पर क्या किया जाता है, अध्यारोपित किया जाता है, जिसे वाहक तरंग कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, वाहक तरंग कहते हैं। एग्जाम में आप लोगों को ये पूछा जाता है भाई कि वाहक तरंग किसे कहते हैं। तो वाहक तरंग के बेस पे आप लोग पास में जो क्वेश्चन आएगा तो उसका आप लोग इस तरीके से लिखेगा कि निम्न आवृत्ति के मूल सिग्नलों या संदेश सूचनाओं से अधिक दूरियों तक, जो कि हम लोग जिस चीज को हम लोग यहां से प्रेषित नहीं कर सकते हैं, जिस चीज को हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, प्रेषित नहीं कर सकते हैं, उस प्रेषित के बेस पे जब हम लोग इस चीज को बोलते हैं या देखते हैं तो इस कंटेंट के अनुसार से हमारे पास क्या क्या चीज आएगा या किस किस के बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज को हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो निम्न आवृत्ति के मूल सिग्नलों को, निम्न आवृत्ति के मूल सिग्नलों को संदेश सूचनाओं से अधिक दूरियों तक प्रेषित नहीं किया जा सकता, प्रेषित नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रेषित्र पर निम्न आवृत्ति के सिग्नलों की सूचनाओं को किसी उच्च आवृत्ति की तरंग पर अध्यारोपित कराया जाता है, जिसे वाहक तरंग कहते हैं। जो सूचना वाहक तरंग का कार्य करती है, जो सूचना वाहक तरंग का क्या करती है, कार्य करती है, इस प्रक्रिया को हम लोग मॉड्यूलन कहते हैं, मॉड्यूलेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मॉड्यूलन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मॉड्यूलन कहते हैं। तो ये आप लोग मॉड्यूलन के बेस पे आ जाएगा। तो निम्न आवृत्ति के मूल सिग्नलों संदेश सूचनाओं के बेस पे जो हम लोग इस चीज को देखते हैं, ये किस किस कंटेंट के बेस पे आता है। तो निम्न आवृत्ति के मूल सिग्नल संदेश से सूचनाओं से अधिक दूरियों तक प्रेषित नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रेषित्र पर निम्न आवृत्ति सिग्नलों की सूचनाओं को किसी उच्च आवृत्ति की तरंग पर अध्यारोपित कराया जाता है, जिसे वाहक तरंग कहते हैं। जो सूचना वाहक का कार्य करती है, इस प्रक्रिया को मॉड्यूलन कहते हैं। मॉड्यूलन के बेस से हम लोग देखते हैं मुख्यतः आयाम मॉड्यूलन, आवृत्ति मॉड्यूलन तथा कला मॉड्यूलन होते हैं। क्लियर। तो निम्न आवृत्ति मूल सिग्नलों के बेस पे जब हम लोग इस चीज को देखते हैं, निम्न के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं, किसके बेस में देखते हैं, निम्न के बेस पे देखते हैं, तो हमारे पास क्या क्या चीज आएगा और किस किस कंटेंट के हिसाब से आएगा, ये सारे चीज को हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं भाई। तो निम्न आवृत्ति के मूल सिग्नलों संदेश सिग्नलों और सूचनाओं से अधिक दूरियों तक प्रेषित नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रेषित्र पर निम्न आवृत्ति के सिग्नलों की सूचनाओं को किसी उच्च आवृत्ति की तरंग पर अध्यारोपित कराया जाता है, जिसे वाहक तरंग कहते हैं। जो सूचना वाहक का कार्य करती है, इस प्रक्रिया को मॉड्यूलन कहते हैं। मॉड्यूलन मुख्यतः हमारे पास आयाम मॉड्यूलन के बेस होता है, आवृत्ति मॉड्यूलन के बेस होता है, कला मॉड्यूलन के बेस होता है, कला मॉड्यूलन के बेस होता है, आवृत्ति मॉड्यूलन के बेस होता है। ठीक है। तो जब भी आप लोगों को यह पूछा जाता है कि परास के बेस पे क्या होता है, तो परास के माध्यम से हम लोग जो चीज पढ़ते हैं, परास स्रोत तथा लक्ष्य के बीच की वह अधिकतम दूरी है। परास स्रोत तथा लक्ष्य के बीच की वह अधिकतम दूरी है जहां तक सिग्नल को उसकी पर्याप्त प्रबलता से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। और बैंड चौड़ाई के लिए जब हम लोग इस चीज को देखते हैं, तो बैंड चौड़ाई के माध्यम से देखते हैं, तो बैंड चौड़ाई वह आवृत्ति परास होती है जिस पर किसी उपकरण को प्रचालित करते हैं अथवा स्पेक्ट्रम के उस भाग से होता है जिसमें सिग्नल की सभी आवृत्तियां क्या होती है, विद्यमान होती है। बैंड चौड़ाई वह आवृत्ति परास होता है जिस पर किसी उपकरण को प्रचालित करते हैं अथवा स्पेक्ट्रम के उस भाग से होता है
जिसमें सिग्नल की सभी आवृत्तियां क्या होती है, विद्यमान होती है। तो स्रोत तथा लक्ष्य के बीच की वह अधिकतम दूरी होती है, परास स्रोत तथा लक्ष्य के बीच की वह अधिकतम दूरी होती है जहां तक सिग्नल को उसकी पर्याप्त प्रबलता से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। बैंड चौड़ाई वह आवृत्ति परास होता है, बैंड चौड़ाई वह आवृत्ति परास होता है जिस पर किसी उपकरण को प्रचालित करते हैं, जिस पर किसी उपकरण को क्या करते हैं, प्रचालित करते हैं, अथवा स्पेक्ट्रम के उस भाग से होता है जिसमें सिग्नल को सभी आवृत्तियां क्या होती है, विद्यमान होती है भाई, ठीक है। और मॉडुलन आप लोगों को पूछा जाएगा कि मॉडुलन क्या होता है बोल के, तो मॉडुलन के बेस पे हम लोग इस चीज को देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मॉडुलन के बेस पे देखेंगे तो निम्न आवृत्ति के मूल सिग्नलों, संदेश या सूचनाओं से अधिक दूरियों तक प्रेषित नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रेषित पर निम्न आवृत्ति के सिग्नलों की सूचनाओं को क्या किया जाता है, किसी उच्च आवृत्ति की तरंग पर अध्यारोपित किया जाता है, तरंग पर क्या किया जाता है, अध्यारोपित कराया जाता है, जिसे वाहक तरंग कहते हैं, जो सूचना वाहक का कार्य करता है, जो सूचना वाहक का कार्य करता है। इस प्रक्रिया को मॉडुलन कहते हैं। मॉडुलन मुख्यतः आयाम मॉडुलन, आवृत्ति मॉडुलन, कला मॉडुलन के बेस होता है, जो कि मैं स्टार्टिंग वीडियो लेक्चर में बताया था भाई कि मॉडुलन के बेस पे, मॉडुलेशन के बेस पे हमारे पास क्या चीज होता है, तो निम्न आवृत्ति के मूल सिग्नलों को, निम्न आवृत्ति के मूल सिग्नल संदेश या सूचनाओं से अधिक दूरियों तक प्रेषित नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे प्रेषित पर निम्न आवृत्ति के सिग्नलों की सूचनाओं को किसी उच्च आवृत्ति की तरंग पर अध्यारोपित कराया जाता है, जिसे वाहक तरंग कहते हैं। जो सूचना वाहक तरंग का कार्य करती है, इस प्रक्रिया को मॉडुलन कहते हैं। मॉडुलन मुख्यतः आयाम मॉडुलन, आवृत्ति मॉडुलन तथा कला मॉडुलन के बेस पे होते हैं। किसके बेस पे होते हैं, कला मॉडुलन के बेस पे होते हैं। क्लियर। तो स्रोत और लक्ष्य के बीच की अधिकतम दूरी परास होती है, जो कि सिग्नल को उसकी पर्याप्त प्रबलता के बेस पे प्राप्त करती है। और बैंड चौड़ाई के लिए देखते हैं तो बैंड चौड़ाई वह आवृत्ति परास होता है जिस पर किसी उपकरण को प्रचालित करते हैं, अथवा स्पेक्ट्रम के उस भाग से होता है जिसमें सिग्नल की सभी आवृत्तियां विद्यमान होती है। निम्न आवृत्ति के मूल सिग्नल संदेशों या सूचनाओं से अधिक दूरियों तक प्रेषित नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रेषित पर निम्न आवृत्ति के सिग्नलों की सूचनाओं को किसी उच्च आवृत्ति की तरंग पर अध्यारोपित कराया जाता है, जिसे वाहक तरंग कहते हैं। जो सूचना वाहक कार्य करती है, इस प्रक्रिया को मॉडुलन कहते हैं। मॉडुलन मुख्यतः आयाम मॉडुलन, आवृत्ति मॉडुलन, कला मॉडुलन के बेस होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को यह पूछा जाता है कि बैंड चौड़ाई क्या होती है, बैंड चौड़ाई को परिभाषित कीजिए। तो बैंड चौड़ाई वह आवृत्ति परास होती है जिस पर किसी उपकरण को, क्या होती है, उपकरण के माध्यम से हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो उपकरण के बेस पे जब हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई, तो ये किस किस कंटेंट के हिसाब से होता है और किस किस के बेसिस पे होता है, ये सारे चीज को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं भाई कि ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होगा और किस किस के बेसिस पे हो जाएगा, ये सारे चीज को हम लोग यहां से देख सकते हैं भाई। क्लियर। तो बैंड चौड़ाई, तो यहां से हम लोग इस चीज को देखते हैं, बैंड चौड़ाई के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई। बैंड चौड़ाई के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं कि बैंड चौड़ाई किस किस कंटेंट के अनुसार होती है और किसके किसके बेस पे होती है, इस चीज को हम लोग यहां से देखते हैं भाई। क्लियर। तो बैंड चौड़ाई के माध्यम से जब हम लोग इस चीज को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज आएगा और किस किस कंटेंट के हिसाब से आएगा। तो बैंड चौड़ाई वह आवृत्ति परास होती है जिस पर किसी उपकरण को प्रचालित करते हैं, अथवा स्पेक्ट्रम कुछ भाग से होता है जिसमें सिग्नल को सभी आवृत्तियां क्या होती है, विद्यमान होती है, ठीक है। तो मॉडुलन के बेस पे देखते हैं तो निम्न आवृत्ति के मूल सिग्नल संदेश सूचनाओं से अधिक दूरियों तक प्रेषित नहीं किया जा सकता है, इसलिए प्रेषित पर निम्न आवृत्ति के सिग्नल की सूचनाओं को किसी उच्च आवृत्ति की तरंग पर अध्यारोपित कराया जाता है, जिसे वाहक तरंग कहते हैं। जो सूचना वाहक का कार्य करता है, इस प्रक्रिया में मॉडुलन कहलाता है। मॉडुलन मुख्यतः आयाम मॉडुलन, आवृत्ति मॉडुलन, कला मॉडुलन के बेस होता है। तो परास के माध्यम से भी आप लोग इस चीज को जान सकते हैं भाई कि परास के बेस पे क्या क्या चीज होता है, जो कि स्रोत से रिलेटेड होता है, कि लक्ष्य के बीच के अधिकतम दूरी से रिलेटेड होता है। बैंड चौड़ाई वह आवृत्ति परास होता है जिस पर किसी उपकरण को प्रचालित करते हैं, अथवा स्पेक्ट्रम के उस भाग से होता है, ठीक है। जब सिग्नल के बेस पे आप लोगों को इस तरीके से सिग्नल के माध्यम से, कंटेंट के माध्यम से आप लोग जो भेजा जाता है, जो सिग्नल इस तरीके से हमारे पास जो आती है वातावरण के बेस पे, वायुमंडल के बेस पे, हमारे पास ये सिग्नल के बेसिस पे इस तरीके से आते जाते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों का जो केबल के बेस पे लगा है भाई, उस केबल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या कंटेंट होते हैं और किस किस के बेस होते हैं, क्योंकि इस केबल के माध्यम से ही आप लोगों का जो वायर के माध्यम से, DTH के माध्यम से होता है, फिर रिसीवर इसको क्या करता है, अभिग्राही करता है, फिर इसको यहाँ पर टेलीविजन के से जोड़ते हैं, तो ये आप लोगों को यहाँ पर क्या करता है, प्रसारित करते जाता है। क्या करते जाता है भाई, यहाँ से आप लोगों को इस चीज को क्या करते जाता है, प्रसारित करते जाता है। तो परास के बेस पे हम लोग देखते हैं, परास स्रोत तथा लक्ष्य के बीच की वह अधिकतम दूरी है जहां तक सिग्नल को उसके पर्याप्त प्रबलता से प्राप्त किया जाता है। बैंड चौड़ाई, बैंड चौड़ाई वह आवृत्ति परास होती है जिस पर किसी उपकरण को प्रचालित करते हैं, अथवा स्पेक्ट्रम को उस भाग से होता है जिसमें सिग्नल की सभी आवृत्तियां विद्यमान होती है। मॉडुलन, निम्न
आवृत्ति के मूल सिग्नलों या संदेशों या सूचनाओं से अधिक दूरियों तक प्रेषित नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रेषित्र पर निम्न आवृत्ति की सिग्नलों की सूचनाओं को किसी उच्च आवृत्ति की तरंग पर क्या किया जाता है, अध्यारोपित कराया जाता है, जिसे वाहक तरंग कहते हैं। जो सूचना वाहक का कार्य करती है, इस प्रक्रिया को मॉडुलन कहते हैं। मॉडुलन मुख्यतः आयाम मॉडुलन, आवृत्ति मॉडुलन तथा कला मॉडुलन होते हैं। ठीक है, तो निम्न आवृत्ति के मूल सिग्नल संदेश सूचनाओं से अधिक दूरियों तक प्रेषित नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रेषित्र पर निम्न आवृत्ति की सिग्नलों की सूचनाओं को किसी उच्च आवृत्ति की तरंग पर अध्यारोपित कराया जाता है, जिसे वाहक तरंग कहते हैं। जो सूचना वाहक का कार्य करती है, इसे प्रक्रिया को मॉडुलन कहते हैं। मॉडुलन मुख्यतः आयाम मॉडुलन, आवृत्ति मॉडुलन तथा कला मॉडुलन होते हैं। क्लियर। तो परास के बेस पे देखते हैं तो स्रोत तथा लक्ष्य के बीच की वह अधिकतम दूरी है जहां तक सिग्नल को उसकी पर्याप्त प्रबलता से प्राप्त किया जाता है। बैंड चौड़ाई वह आवृत्ति परास होती है जिस पर किसी उपकरण को प्रचालित करते हैं, अथवा स्पेक्ट्रम के उस भाग से होते हैं जिसमें सिग्नल की सभी आवृत्तियां विद्यमान होती है। निम्न आवृत्ति के मूल सिग्नल संदेशों सूचनाओं से अधिक दूरियों तक प्रेषित नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रेषित्र पर निम्न आवृत्ति की सिग्नल की सूचनाओं को किसी उच्च आवृत्ति की तरंग पर अध्यारोपित कराया जाता है, जिसे वाहक तरंग कहते हैं। जो सूचना वाहक का कार्य करती है, इसी प्रक्रिया को मॉडुलन कहते हैं। मॉडुलन मुख्यतः आयाम मॉडुलन, आवृत्ति मॉडुलन तथा कला मॉडुलन के बेस पे हमारे पास होते हैं। क्लियर। अब वी मॉडुलन के बारे में जानते हैं भाई। डी मॉडुलेशन के बारे में जानते हैं कि डी मॉडुलेशन क्या होता है भाई। तो चलिए इस कंटेंट के बारे में जानते हैं, डी मॉडुलेशन क्या होता है, वी मॉडुलन के बारे में जानते हैं। अभिग्राही द्वारा वाहक तरंग से सूचना के सिग्नल को अलग करने की प्रक्रिया को वी मॉडुलन कहते हैं। यह मॉडुलन की विपरीत क्रिया है। यह मॉडुलन की क्या है, विपरीत प्रक्रिया है। तो वी मॉडुलन को हम लोग देखते हैं, यह मॉडुलन की विपरीत प्रक्रिया वी मॉडुलन। अब विपरीत है भाई, वी जुड़ गया है यहाँ पर। ठीक है, तो अभिग्राही द्वारा वाहक तरंग, अभिग्राही द्वारा वाहक तरंग से सूचना के सिग्नल को अलग करने की प्रक्रिया को मॉडुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडुलन कहते हैं। यह मॉडुलन की विपरीत प्रक्रिया है। यह मॉडुलन की क्या है, विपरीत प्रक्रिया है। अभिग्राही द्वारा वाहक तरंग से सूचना के सिग्नल को अलग करने की प्रक्रिया को वी मॉडुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, वी मॉडुलन कहते हैं। तो अभिग्राही द्वारा वाहक तरंग से सूचना, अभिग्राही द्वारा वाहक तरंग से सूचना को अलग करने की प्रक्रिया को वी मॉडुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, वी मॉडुलन कहते हैं। यह मॉडुलन की विपरीत प्रक्रिया होती है। यह मॉडुलन की क्या होती है, विपरीत प्रक्रिया होती है। तो अभिग्राही द्वारा वाहक तरंग से सूचना के सिग्नल को अलग करने की प्रक्रिया को वी मॉडुलन कहते हैं। यह मॉडुलन की विपरीत क्रिया होती है। तो अभिग्राही द्वारा वाहक तरंग से, ठीक है, वी मॉडुलन के बेस पे जब हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई कि अभिग्राही द्वारा वाहक तरंग से सूचना के सिग्नल को अलग करने की प्रक्रिया को वी मॉडुलन कहते हैं। यह मॉडुलन की क्या होती है, विपरीत प्रक्रिया होती है। तो जब भी आप लोग वी मॉडुलन के बारे में पढ़ेंगे, वी मॉडुलन किसके बेसिस पे होता है, तो इस वी मॉडुलन के बेस पे आप लोग इस चीज को जान सकते हैं भाई कि यहाँ पर आप लोगों का जो डी मॉडुलेशन जो होता है भाई, आप लोगों का डी मॉडुलेशन होता है वो किस किस के बेसिस पे होता है, ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होता है, इस चीज को आप लोग यहाँ से जान सकते हैं। तो वी मॉडुलन के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। अभिग्राही द्वारा वाहक तरंग से सूचना के सिग्नल को, अभिग्राही द्वारा वाहक तरंग से सूचना के सिग्नल को अलग करने की प्रक्रिया को वी मॉडुलन कहते हैं। अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वी मॉडुलन कहते हैं। तो यहां से देखते हैं, अभिग्राही द्वारा वाहक तरंग से सूचना के सिग्नल को अलग करने की प्रक्रिया को वी मॉडुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, वी मॉडुलन कहते हैं। यह मॉडुलन की विपरीत क्रिया है। यह मॉडुलन की क्या है, विपरीत प्रक्रिया है। तो अभिग्राही द्वारा वाहक तरंग से सूचना के सिग्नल को अलग करने की प्रक्रिया को वी मॉडुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, वी मॉडुलन कहते हैं। यह मॉडुलन की विपरीत क्रिया है। यह मॉडुलन की क्या है, विपरीत क्रिया है। ठीक है, तो जब भी आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा कि वी मॉडुलेशन क्या है, डी मॉडुलेशन क्या है, तो यहाँ से आप लोग बोल सकते हैं भाई कि अभिग्राही द्वारा वाहक तरंग से सूचना के सिग्नल को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वी मॉडुलेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, वी मॉडुलेशन कहलाती है। यह मॉडुलन से, यह मॉडुलन की क्या होती है, विपरीत क्रिया होती है। उसके बाद देखते हैं पुनरावर्तक देखते हैं हम लोग। ठीक है, पुनरावर्तक के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। पुनरावर्तक के बेस पे क्या होता है, पुनरावर्तक अभिग्राही तथा प्रेषित्र का संयोजन होता है। पुनरावर्तक प्रेषित्र से सिग्नल को प्राप्त करके उसे प्रवर्धित करता है तथा उसे अभिग्राही को प्रेषित कर देता है। ये आवश्यकता अनुसार वाहक तरंगों की आवृत्ति में क्या कर सकता है, परिवर्तन भी कर सकता है। क्या कर सकता है, परिवर्तन भी कर सकता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुनरावर्तक अभिग्राही के बेस पे, किसके बेस पे, पुनरावर्तक अभिग्राही तथा प्रेषित्र का संयोजन होता है। पुनरावर्तक प्रेषित्र से सिग्नल को क्या किया जा सकता है, प्राप्त करके उसे प्रवर्धित करता है तथा उसे
अभिग्राही को प्रेषित कर देता है। ये आवश्यकता अनुसार वाहक तरंगों की आवृत्ति में, ये आवश्यकता अनुसार वाहक तरंगों की आवृत्ति में क्या कर देता है, परिवर्तन भी कर देता है। ठीक है, तो वी मॉड्यूलेशन के बेस पे भी हम लोग इस चीज को जान सकते हैं भाई कि वी मॉड्यूलेशन के बेस पे हमारे पास क्या क्या चीज आता है और किस किस के बेसिस पे आता है। ये सारे चीज को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये किस किस के बेसिस पे आएगा और किस किस कंटेंट के अनुसार आएगा। तो यहाँ से हम लोग इस चीज को देखेंगे तो हमारे पास जो चीज आएगा वो किस कंटेंट के हिसाब से आएगा और किसके बेसिस पे आएगा। इस चीज को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व कर सकते हैं और इस चीज को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। क्लियर। तो पुनरावर्तक अभिग्राही, जो पुनरावर्तक अभिग्राही होता है भाई, जो क्या होता है, पुनरावर्तक जो अभिग्राही होता है, जो प्रेषित का संयोजन करता है, जो पुनरावर्तक क्या होता है, अभिग्राही होता है। यहाँ से देखिए पुनरावर्तक अभिग्राही जो प्रेषित का क्या करता है, संयोजन करता है। जो पुनरावर्तक अभिग्राही होता है जो प्रेषित का क्या करता है, संयोजन करता है। पुनरावर्तक प्रेषित से सिग्नल को, पुनरावर्तक प्रेषित से सिग्नल को प्राप्त करके उसे प्रवर्धित करता है। उसे क्या करता है, प्रवर्धित करता है तथा उसे अभिग्राही को प्रेषित करके तथा उसे रिसीवर को, ठीक है, अभिग्राही को प्रेषित करके प्रेषित कर देता है। और ये आवश्यकता अनुसार वाहक तरंगों की, आवश्यकता अनुसार वाहक तरंगों की आवृत्ति में परिवर्तन भी कर सकता है। परिवर्तन भी क्या कर सकता है, कर सकता है। तो वी मॉड्यूलन, अभिग्राही द्वारा वाहक तरंग से सूचना के सिग्नल को अलग करने की प्रक्रिया को वी मॉड्यूलन कहते हैं। यह मॉड्यूलन की विपरीत क्रिया होती है। यह मॉड्यूलन की क्या होती है, विपरीत क्रिया होती है। पुनरावर्तक के बेस में देखते हैं, पुनरावर्तक अभिग्राही तथा प्रेषित का संयोजन होता है। पुनरावर्तक प्रेषित से सिग्नल को प्राप्त करके उसे प्रवर्धित करता है तथा उसे अभिग्राही को प्रेषित कर देता है। ये आवश्यकता अनुसार वाहक तरंगों की आवृत्ति में परिवर्तन भी कर सकता है। क्या कर सकता है, परिवर्तन भी कर सकता है। तो वी मॉड्यूलन के बेस पे आप लोगों को जो भी चीज पूछा जाएगा या जो भी कंटेंट के हिसाब से पूछा जाएगा, उस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज हो जाएगा कि अभिग्राही द्वारा वाहक तरंग से सूचना के सिग्नल को अलग करने की प्रक्रिया को वी मॉड्यूलन कहते हैं। यह मॉड्यूलन की विपरीत क्रिया है। अभिग्राही द्वारा वाहक तरंग से सूचना के सिग्नल को अलग करने की प्रक्रिया को वी मॉड्यूलन कहते हैं। यह मॉड्यूलन की विपरीत क्रिया होती है। ठीक है, तो वी मॉड्यूलेशन के बेस पे आप लोगों को डी मॉड्यूलेशन क्या है बोला जाएगा। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं कि अभिग्राही द्वारा वाहक तरंग से सूचना के सिग्नल को अलग करने की प्रक्रिया को वी मॉड्यूलन कहते हैं। यह मॉड्यूलन की विपरीत क्रिया है। पुनरावर्तक के बेस से हम लोग देखते हैं, रिपीटर के माध्यम से हम लोग देखते हैं, जैसे कि रिपीट मोड में डाले रहते हैं। जो भी अगर आप लोग सॉन्ग सुनना रहता है, ये जो भी आप लोग जो भी चीज को दोबारा करना रहता है उसको रिपीट मोड में डाले रहते हैं। तो उस कंटेंट के हिसाब से यहाँ पर रिपीटर के बेस पे हम लोग इस चीज को जानते हैं। तो पुनरावर्तक के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो पुनरावर्तक अभिग्राही तथा प्रेषित का संयोजन होता है। पुनरावर्तक प्रेषित से सिग्नल को प्राप्त करके उसे प्रवर्धित करता है तथा उसे अभिग्राही को प्रेषित कर देता है। ये आवश्यकता अनुसार वाहक तरंगों की आवृत्ति में क्या करता है, परिवर्तन भी कर देता है। ठीक है, तो अभिग्राही द्वारा वाहक तरंग से सूचना के सिग्नल को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसको मॉड्यूलेशन कहते हैं। या मॉड्यूलन की विपरीत प्रतिक्रिया के बेस होता है। यह मॉड्यूलन की क्या होती है, विपरीत क्रिया के बेस होती है। ठीक है, तो विपरीत प्रतिक्रिया के बेस होती है। तो इस कंटेंट के हिसाब से आप लोग जब इस चीज को देखेंगे तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आपके पास जो चीज आएगा वो किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा, वो सारे चीज को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो पुनरावर्तक अभिग्राही तथा प्रेषित का संयोजन होता है। पुनरावर्तक प्रेषित से सिग्नल को प्राप्त करके उसे प्रवर्धित करता है तथा उसे अभिग्राही को प्रेषित कर देता है। यह आवश्यकता अनुसार वाहक तरंगों की आवृत्ति में भी क्या रहता है, सम्मिलित होता है। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से आप लोगों को पुनरावर्तक अभिग्राही तथा प्रेषित का संयोजन होता है तथा पुनरावर्तक प्रेषित से सिग्नल को प्राप्त करके उसे प्रवर्धित करता है तथा उसे अभिग्राही को प्रेषित कर देता है। यह आवश्यकता अनुसार वाहक तरंगों की आवृत्ति में क्या कर देता है, परिवर्तन भी कर देता है। क्लियर। तो वी मॉड्यूलेशन के बेस पे अभिग्राही द्वारा वाहक तरंगों से सूचना के सिग्नल को अलग करने की प्रक्रिया को वी मॉड्यूलन कहते हैं और यह मॉड्यूलन की विपरीत प्रतिक्रिया के बेस पे होता है। ठीक है, और पुनरावर्तक के बेस पे अभिग्राही तथा प्रेषित का संयोजन होता है जो कि पुनरावर्तक प्रेषित से सिग्नल को प्राप्त करके उसे प्रवर्धित करता है तथा उसे अभिग्राही को प्रेषित कर देता है। यह आवश्यकता अनुसार वाहक तरंगों की आवृत्ति में क्या कर सकता है, परिवर्तन भी कर सकता है। ठीक है, तो चलिए इसके आगे का जो कंटेंट है भाई उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करते हैं। तो इस चैप्टर के साथ बने रहिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 12 था बोर्ड पेपर के अनुसार से जो फिजिक्स का जो चैप्टर होता है बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है क्योंकि यहाँ से जो थ्योरिकल जो चीज आती है वो 4 नंबर की आती है। या तो डिजिटल संचार के बेस में आएगा, या मॉड्यूलेंस के बेस पे आएगा, या मॉड्यूलन के प्रकार के बेस पे आएगा, या आप लोगों का संचार तंत्र के बेस पे आएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को हम लोग यही वी मॉड्यूलन और पुनरावर्तक तक स्थिर रखते हैं। इसके आगे का वीडियो लेक्चर को हम लोग नेक्स्ट कंटेंट के साथ मिलते हैं।